तो क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का परिश्रम बैच में। आज की इस क्लास के लिए एक बार सभी बच्चे अटेंडेंस लगा देंगे। बजट हमें भूल मत जाना। देखो बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र चल रहा है उसमें से पहला चैप्टर आपने कंप्लीट किया बहुत अच्छे से। दूसरे चैप्टर का पहला पार्ट आज खत्म हो जाएगा। दूसरे चैप्टर का पहला पार्ट, पूरा चैप्टर भी बड़ा है तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। लेक्चर नंबर है 8। और पिछले क्लास के अंदर हम लोग कर रहे थे एमसीक्यू सेशन। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ना। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। कि कुछ इसी में से एक एमसीक्यू सेशन आपने हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर को पूरा समाप्त तो कर देंगे। एक पार्ट पहला हमारा खत्म हो जाएगा आज। तो उसी में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है उपभोक्ता संतुलन दो वस्तुओं की स्थिति में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स या फिर टू कमोडिटी, है ना। उपभोक्ता संतुलन देखना है दो वस्तुओं की स्थिति में। एक बात हमें बताइए, बजट रेखा की कुछ बेसिक बातें जो आपको थ्योरी के दौरान तो हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, लेकिन इसकी खासियत हो सकता है कि अलग से पूछ लिया जाए। आज तक तो नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है। सचिन कह रहा है सर तो झारखंड से है। हाँ जी, मैं झारखंड से हूं। जानकारी के लिए बोलना है राज्य को, लेकिन टुकड़ों में बोलने से अच्छा है कि अपना देश बोलो। यूनिटी में अच्छा लगता है बात, है ना। चलिए आइए, इधर आइए। फिलहाल वेलकम वेलकम वेलकम। तो देखो यहां पर बजट रेखा की विशेषताएं आपको पढ़ना होगा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन की कौन कौन सी खासियत है, थ्योरी के दौरान बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया, लेकिन हो सकता है कि अलग से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तब लिखोगे कैसे, है ना। हाँ, लिखोगे कैसे। अभी सही बोले हो सर, आप इंडिया के हो ना। हाँ, उतना काफी है फिलहाल अभी ट्रंप भाई से बातचीत हो रहा था, उन्होंने कहा बच्चों को बढ़िया से पढ़ा दीजिए, हम भी इंडिया आ रहे हैं। मैंने कहा भाई मत आना, वहीं रहो, है ना इंडिया वालों को ही रहने दो। उन्होंने कॉल कट कर दिया भाई साहब, बुरा मान लिया उन्होंने। फिक्स है प्राइस। देखो यहां पर ये जो है ना, हम बात कर रहे हैं बजट लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर, तो इसमें दो बड़े एजम्पशंस हैं। सबसे पहले इनकम फिक्स है, प्राइसेस फिक्स हैं, क्लियर ना। तब जाकर के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएगा। मतलब यहां पर हम कह रहे हैं इफ द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर आर फिक्स्ड, मतलब कंज्यूमर का इनकम फिक्स है, प्राइसेस भी दोनों गुड्स के फिक्स हैं, देन यहां पर कह रहा है बजट लाइन विल हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि बजट लाइन के ये सब खासियत होंगे। अब होंगे देखते हैं एक एक करके, बहुत सारी खासियत है इसकी। तो यदि वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय निश्चित है, निश्चित मतलब बिल्कुल फिक्स्ड है, मान लिया गया कि कंज्यूमर के पास 100 रुपया इनकम है, एक्स गुड्स का प्राइस 20 रुपया है, वाई गुड्स का प्राइस 10 रुपया है, ऐसा एज्यूम कर लिया जा रहा है, कुछ भी ऐसा। तो बजट रेखा की निम्नलिखित विशेषताएं होंगे। सबसे पहली खासियत इसकी क्या है कि द बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। ये कन्वेक्स कनकेव नहीं बनता, अभी ध्यान रखोगे। तो यहां पर ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। और क्यों बनेगा, क्योंकि इनकम फिक्स है, प्राइसेस फिक्स हैं। इसके सबसे बड़ा रीजन यही है कि इनकम फिक्स, प्राइस फिक्स, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन यहां पर हमारा ड्रॉ हो रहा है, बजट लाइन। और गिरता है कहां से, तो फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये था हमारा लेफ्ट में, राइट में चला गया गिरते गिरते इधर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम x की क्वांटिटी जब जब बढ़ाते जाते हैं तो y की क्वांटिटी घटाते हैं, और इसी वजह से यहां पर स्लोप इसका कैसा हुआ है, तो देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर जा रहा है। वही बात इधर लिखा हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये बात सभी को क्लियर हो गया। बजट लाइन की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लेफ्ट टू राइट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, कन्वेक्स कनकेव नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होगा केवल। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहां पर ये पॉइंट जो दिखा रहा है, पॉइंट ए, ये वाई गुड्स के लिए दिखा रहा है ना, वाई एक्सिस पर।
तो बताइए जरा, ये वाला पॉइंट में एक्स का जो यहां पर मैक्सिमम खरीदारी हो रहा है या वाई का? तो अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट बन गया है बजट लाइन के वाई एक्सिस पर, तो यहां पर वाई का जो हम लोग मैक्सिमम अमाउंट परचेज कर रहे होंगे उस चीज को दिखा रहा है, और उसी वक्त जो एक्स का हम लोग परचेज कर रहे हैं वो होगा 0 यूनिट। समझ पाए? यानी कि बजट लाइन वाई एक्सिस पर बना हुआ है ये पॉइंट, तो वाई को ही हम लोग केवल खरीद रहे होंगे उस वक्त, तभी ये वाई पर बना हुआ है, और उसी टाइम एक्स की खरीदारी 0 रही होगी। समझ गए क्या? क्लैरिटी मिल गई क्या कि वाई का पॉइंट यहां पर दिख रहा है वाई पर, ये वाई एक्सिस पर, तो वाई का ही हम लोग केवल खरीदारी कर रहे हैं। जैसे मम्मी ने तुम्हें नालायक समझ करके बोला कि बेटे जाओ आज मार्केट आलू और टमाटर दोनों खरीद लेना, और तुमने गलती से क्या करा, दौड़े 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 गए बाजार, और बाजार में बस थैला खोले, अंकल जी टमाटर डाल दो 20 किलो टमाटर, लो जी 20 किलो टमाटर आप ले लिए और चल आए घर। मम्मी ने कहा नालायक इतना टमाटर क्या ही करोगे, तुमको तो मैंने बोला था आलू भी लेने टमाटर भी लेने, तुम तो केवल जो टमाटर लेकर के आ गए। तो मम्मी तो जो टमाटर की चटनी बाद में बनाएगी, पहले आपकी चटनी बनेगी वहां पर। समझ रहे हो बात को? तो एक्स की यहां पर खरीदारी नहीं करा आपने, सिर्फ और सिर्फ वाई को खरीद लिया, मतलब वाई को केवल आपने मैक्सिमम परचेज कर लिया और एक्स नहीं खरीदे। ये वही कंडीशनल पॉइंट दिखा रहा है। क्लियर है ना? अब आते हैं वापस। अब जो है वो यहां पर एक पॉइंट बना है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर में है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारा जो एक्स है उसे हम मैक्सिमम परचेज कर रहे हैं। मतलब फिर से वही बात इस बार तुम दौड़े 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 फिर पहुंचे बाजार, अंकल अंकल भारी मिस्टेक हो गया है ना। अब अंकल को बोला हाँ अंकल ये टमाटर नहीं चाहिए, बस आपने इतना तो बोला, अंकल ने सारा टमाटर वापस अपनी टोकरी में रख लिया। और फिर अंकल ने पूछा बेटे तुम्हें चाहिए क्या? अंकल मम्मी ने बोला है आलू चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारे थैले में अंकल ने क्या करा, आलू डाल दिया। अब तुम वापस पहुंच गए मम्मी के पास, मम्मी ये लो, अभी बोली थी ना आलू चाहिए अरे नालायक तुम सुधरेगा कब? हमने बोला था टमाटर भी लेना है आलू भी लेना है, अब तुमने टमाटर तो लाया था, वापस तुम टमाटर दे करके आलू ले आए। आने दो पापा को, आज तेरी कुटाई होगी फिर कह रहे हैं भारी मिस्टेक हो गया, है ना, भारी मिस्टेक हो गया समझ गए क्या चलो जी, भारी मिस्टेक हो गया। चलिए, तो यहां पर आपको सभी बच्चों को क्लैरिटी मिल चुकी है कि जब y पर टच कर रहा है तो केवल y हमने मैक्सिमम परचेज किया, जब x पर टच कर रहा है तो मतलब x केवल हमने मैक्सिमम परचेज किया है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो है दूसरी विशेषता पर आते हैं। ये जो हमारा बजट लाइन है ना, ये बिल्कुल ऐसे फिसलन पट्टी की तरह बना हुआ है। पार्क में देखे होंगे आप लोग, है ना, इस प्रकार की जो है पट्टियां बनी होती है, उस पर आप यहां बैठे रहते हैं चुन्नू मुन्नू करके, और जैसे ही फिसलते हैं ना, फिसलते 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 आप नीचे पहुंच जाते हैं यहां पर। और कई बार तो होता है कि यहां तक पहुंचे तो बस पलटी मार दिया आपने है ना, कई बार क्या होता है पलटी मार दिया आपने, तो यहां पर गड़बड़ी हो जाती है। तो ये वैसे ही बना हुआ है, मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की ओर आ रहा है, तो आप इसे ऋणात्मक ढाल बोलेंगे। मतलब हम यहां पर बैठे ऑटोमेटिक नीचे फिसल जाते हैं, ऐसे समझिए। तो इसकी जो ढाल है, बजट रेखा की ढलान कैसी है, ऋणात्मक है, नेगेटिव स्लोप होता है। ध्यान रखना कि द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप क्यों है, रीजन बताओ। तो आप कहोगे कि x की क्वांटिटी हम क्या करते हैं, अगर बढ़ाते हैं तो लिख दीजिए कि अगर हमने यहां पर x की क्वांटिटी बढ़ाया है तो y की क्वांटिटी हम कम करते जाते हैं। समझ गए ना, मतलब एक की मात्रा बढ़ाओगे तो दूसरी की मात्रा कम करोगे, सिंपल सी बात है। तो ये वही टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से बता दिया आपको, यहाँ पर बस पॉइंट वाइज लिखना है। रीजन कहीं आपको नहीं पूछता है, लेकिन मैंने रीजन भी आपको बता दिया है ना कि नेगेटिव ढाल क्यों होता है, क्योंकि हमने क्या करा, x की मात्रा बढ़ाया तो y की मात्रा घटा दिया, इसी वजह से हमारा स्लोप नेगेटिव होता है। नेक्स्ट देखिएगा,
ऋणात्मक ढाल को आप डिनोट कैसे करेंगे? तो इसको लिखा जाता है प्राइस रेशियो, जो कि मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था, कल की क्लास में, कि पहले px लिखेंगे उसके बाद py लिखेंगे और इसका ढाल नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए, बात खत्म। तो लिखना कैसे है कि द स्लोप ऑफ द बजट लाइन विल बी इक्वल टू नेगेटिव प्राइस रेशियो, क्या दिखा रहा है ये? नेगेटिव प्राइस रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, है ना। दो वस्तुओं के प्राइस रेशियो को ले लिया जाता है नेगेटिव साइन के साथ, यही है बजट रेखा की ढाल। आपसे पूछेंगे अभी हम, यही है बजट रेखा की ढाल, px अपॉन py, px अपॉन क्या? py। नेक्स्ट आइए, यहां पर हमारी जो है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड पॉइंट वाला, जो कि हमने बोला नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, बजट रेखा की ढाल कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, है ना, ऐसे करके, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इस तरह से ऑप्शन हमने यहां पर रखे भी हैं, बस आप जो है एक बार कल की क्लास में जवाब दिए थे वैसे ही मैं यहां पर एमसीक्यू लगा रहा हूं, आप जवाब दे देना। बजट रेखा के बारे में हम सवाल कर रहे हैं, आप एक बार जवाब दे देना। मान लीजिए यहां पर कह रहा है कि दो वस्तु हैं एक्स और वाई के लिए बजट रेखा ए बी को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया, यानी कि बजट रेखा को यहां से दर्शाएगा ए से लेकर के बी तक का, ये बजट लाइन है ए बी। तो आपको कह रहा है क्या? द बजट लाइन ए बी फॉर ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम, कि नीचे एक डायग्राम में दिखाया गया है, ए से लेकर के बी तक का एक बजट लाइन है। आप इनके जो वो स्लोप के बताइए, क्या ये दर्शा रहा है आपको, इसकी ढाल कौन सी होगी? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। तो यहां पर है माइनस में px अपॉन py, तो इसलिए यहां पर पहले ऑप्शन हमारे सही हैं। हमने आपको पिछले क्लास में भी ये बात सिखाया है कि कैसे इसका नेगेटिव स्लोप, और अभी जस्ट बताया था मैंने। ये देखो, मात्र जो है नालायकों, अभी जस्ट आपने देखा है px अपॉन py, फिर भी आपने ऑप्शन बी और सी डी लगा दिया है। अभी जस्ट देखे दो सेकंड स्लोप, पहले में क्या लिखा, हमें इसका जो वो कंज्यूमर बिहेवियर आता है देखो, और उसके बाद py लिखा जाता है। अब इसके कुछ कंडीशनल क्वेश्चन पर हम भी आते हैं। कंडीशनल क्वेश्चन को समझने के बाद हम कंज्यूमर बिहेवियर वाले टॉपिक पर आएंगे। वो टॉपिक बिल्कुल हलवा हो जाएगा, क्योंकि हमने सारे अजम्पशंस पहले से ही पढ़ रखे हैं, सिर्फ हमें इसका जो वो कंडीशनल बेस्ट चीजें समझना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि बजट लाइन जो है वो विस्थापित भी हो जाती है, यानी कि शिफ्ट हो जाता है बजट लाइन। और जब शिफ्टिंग की बात करेंगे तो पूछा भी जा सकता है कि बजट लाइन शिफ्ट जो होता है वो किसकी वजह से होता है ना। तो यहां पर जो लिखा गया है ना कि उपभोक्ता की आय के परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा, मतलब कि इनकम जो है कंज्यूमर का चेंज हो गया है ना, आय में परिवर्तन आ गया, तो बजट लाइन पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा या फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसको देखना है। तो वही लिखा गया है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, सॉरी कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर के इनकम में चेंज आने का क्या क्या असर पड़ गया, क्या क्या प्रभाव पड़ गया, इसकी बातें हम लोग करेंगे। क्या ये बातें सभी को समझ आ रही है? अब हमें इनकम कैसे मतलब यहां पर देखो जरा, इसके लिए हम एग्जाम्पल पेश करते हैं। पहले एक उदाहरण देना जरूरी है। आ जाओ जी, सबसे पहले देखो, गुड़िया भी कह रही थी सर प्रैक्टिस कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पे कह रहे हैं कि मान लीजिए यदि हम जो है यहां पर बोल रहे हैं, इफ हमने मान लो इनकम ले लिया है 100 रुपीज, और यहां पर px हमने ले लिया है, मान लो कितना ले लूं, जो भी मन करे ले लो, 2 रुपये ले लो, 20 रुपये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर y का प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ ले सकते हो, मान लो यहां पर हमने 4 ले लिया, या फिर तुम चाहो तो इसको हो सकता है महंगा भी ले सकते हो प्रोडक्ट, हो सकता है तुमने इसको जो 25 रुपये मान लिया, हो सकता है तुमने 20 रुपये मान लिया, हो सकता है तुमने 10 रुपये मान लिया, कुछ भी ले सकते हो, जो मर्जी करे तुम्हारा। मतलब दो वस्तु के प्राइस कुछ ना कुछ ले लेने हैं अपने मन से, और मनी इनकम भी ले लेना है अपने ही मन से, ठीक है जी। अब यहां पर जैसे कि हमने बोला है, अब आप जो है यहां पर अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस चाहते हैं दशमलव में लेना, तब भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव में लेने से बचिए जरा।
क्योंकि कैलकुलेशन डिफिकल्ट लग जाएगा अगर दशमलव ले लेंगे तो, है ना, और फंस जाओगे एग्जाम में, तो इसलिए हमें सिंपल जो है लेना चाहिए। अब आइए जरा यहां पर कैलकुलेट करते हैं। पहले x की क्वांटिटी हम जानने की कोशिश करते हैं कि x की हम मात्रा कितना खरीद सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या बताया था, मनी इनकम डिवाइडेड बाय px। मनी इनकम कितना है, 100 रुपया है, और x का प्राइस कितना है, 2 रुपया। तो हम x का कितना अमाउंट परचेज कर पाएंगे, 50 यूनिट खरीद सकते हैं। कितना यूनिट खरीद सकते हैं, अधिकतम 50 यूनिट। अधिकतम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हमने सारा पैसा केवल x पर ही लगा दिया, तो मैक्सिमम हो जाएगा ना, हमने y खरीदा ही नहीं, सारा पैसा कहां चला गया, x में चला गया। तो इसलिए x प्रोडक्ट को परचेज करने पर हमें 50 यूनिट प्राप्त होगा। लेकिन उसी टाइम हमें देखा जाए तो y की क्वांटिटी हम कुछ भी नहीं ले पाएंगे, y का हम लोग कुछ भी यूनिट नहीं परचेज कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इनकम बचा ही नहीं। मनी इनकम हमारा 0 बचा है पैकेट में, भले ही वो सामान मार्केट में वाई वाला जो है 10 रुपए का मिल रहा है। मम्मी मम्मी आइसक्रीम 10 रुपए का मिल रहा है, अरे बेटा खत्म हो गया पैसा। समझ रहे हो एग्जाम्पल, कंडीशन समझ रहे हो। तो मतलब पैसे जब खत्म हो जाते हैं तो दूसरा सामान नहीं खरीद सकते। तो ऐसी बातें यहां पर कर रहे हैं, मतलब तुम सामान खरीद ही नहीं पाओगे, सामान नहीं खरीद पाया, देखा, क्योंकि सारा पैसा जो 100 रुपया था वो खर्चा कहां कर दिया, 2 रुपया वाला सामान पर। और 2 रुपया वाला सामान कितना खरीद लिया आपने, 50 इकाई खरीद लिया है। पहली बात यहां पर हमें बताइए, क्या ये बातें समझ आया है। हमने बोला था ना कि आपको दोबारा सीखने का हम मौका देंगे, आज मौका आ चुका है। जल्दी जल्दी चैट में लिखो एक्स वाई दोनों चीजें वाई के लिए, कि अगर हम एक्स 50 इकाई खरीद लेते हैं तो वाई नहीं खरीद पाएंगे। पहला काम हो गया हमारा। अब इसी चीज को हम समझते हैं y के लिए। y के लिए भी समझ लो, यहां पे अगर हम पहले प्रोडक्ट जो है, मान लीजिए कि यहां पर x y दोनों चीजें लिखेंगे ना, तो मान लीजिए कि हमने कोई भी पैसा नहीं लगाया है x वस्तु पर, जबकि x वस्तु 2 रुपया का सामान था, हमने उसको 1 भी रुपया खर्चा नहीं किया उस पर, मतलब मनी इनकम हम उस पर कुछ लगा ही नहीं रहे हैं, तो हमारे पास जो x वस्तु होगा भी नहीं, क्योंकि हमने वो सामान खरीदा नहीं। 2 रुपए का सामान था लेकिन हमने उस पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, तो हमारे पास वो सामान भी नहीं आएगा हमारा। लेकिन सारा पैसा जब बचा हुआ है 100 का 100 रुपया तुम्हारा, तो आप क्या कर सकते हो ये बताओ, चैट में बताना जरा सबको ही, कि 100 रुपया जो आपके पास बचा हुआ है उससे केवल और केवल क्या खरीद लो, वाई वस्तु, जो कि 10 रुपया का सामान है। सारा पैसा तुमने 100 रुपया उसी पर लगा दिया, तो इसमें तुम जो हो 10 यूनिट परचेज कर सकते हो। कितने यूनिट, मैक्सिमम 10 यूनिट परचेज कर सकते हो वाई, उससे ज्यादा खरीदारी पॉसिबल नहीं है। और सारा पैसा अगर तुम एक्स पर लगा दोगे तो एक्स का मैक्सिमम खरीदारी 50 यूनिट पॉसिबल है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा। सो सभी बच्चों को यहां पर क्लैरिटी मिल चुका है। आइसक्रीम खरीदना है, ठीक है जी, खरीदवाते हैं आपको। अभी बहुत सारी चीजें आगे है, तो जी यहां पर समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये जो है वो अब नेक्स्ट हमें पॉइंट क्लियर करने होंगे। हमने क्या करना है यहां पर, ध्यान से देखना एक एक चीजें। हमने उसको सेव कर दिया जो पहले पढ़ाया, अब हम पूरी तरीके से ये दुनिया इसकी पलट देंगे। अभी देखना कैसे, जो हमने इनकम लिया था ना 100 रुपया, उस इनकम को डबल कर दीजिए या फिर कुछ ना कुछ बढ़ा दीजिए, जो मन करे। क्या करिए, इनकम को बढ़ा दीजिए। तो मान लो कि हमने यहां पर इनकम कितना कर दिया है, इनकम कर दिया मान लो 200 रुपया। पहले कितना था, पहले 100 रुपया था। अब उस प्रोडक्ट उसको क्या कर दिया हमने, इनकम बढ़ा दिया, ज्यादा पैसा आ गया हमारे पास, जबकि प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं वो हमने अभी भी वही रखा हुआ है। मतलब ये मान लिया कि मार्केट में प्राइस चेंज नहीं हो रहे हैं, हमारे पास इनकम ज्यादा आ गया है। हाँ, इक्वली बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के प्राइस सेम टू सेम भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना देखने में। थोड़ा सा सुंदरता भी चाहिए हमें। क्या सर बिना कपड़ा पहने, मतलब सूट बूट पहने, ठीक है जी, क्या सर बिना सूट बूट पहने, हाँ एज्यूम ऐसे करो,
बिना सूट बूट पहने क्या हम फोटो खिंचवा सकते हैं? कौन मना करता है? खिंचवा लो ना, लेकिन थोड़ा सज धज के खिंचवाओ तो लोग पसंद करेंगे फोटो। हाँ जी बढ़िया खिंचवाया, मस्त लग रहा है। हाँ, तो ऐसे ही यहां पर डायग्राम में भी होगा, टेबल में भी होगा, आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेट करोगे। और तुम्हारे ऊपर है तुम क्या मानना चाहते हो। अगर तुम ऑड मानना चाहते हो तो देखो ना, कैलकुलेशन डिफिकल्ट लगता है तुमको, ठीक है जी। हमें सिंपल भी तो रखना है ना इसको चीजें, इसलिए तुम्हें मन करे तो कुछ भी रख दो यहां पर, कौन रोका है? मैंने बोल दिया कुछ भी रख दो, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है जी। वाई का प्राइस कितना था, इनके प्राइस के जगह पर भी कुछ भी रख सकते हो, लेकिन शुरुआत में हमने इनकम कितना रखा था, मात्र 100 रुपया। एक्स का प्राइस कितना था 2, वाई का प्राइस कितना था 10 रुपया। अब हमने क्या करा, प्राइस जो है हमने तो वो सेम टू सेम रहने दिया प्रोडक्ट के, यानी कि ये मान लिया कि मार्केट में हमें उसी दाम पर अभी भी सामान मिल रहा है, लेकिन हमारे पास और ज्यादा पैसा आ गया, 100 रुपया और एक्स्ट्रा पैसा आ गया। मम्मी ने भी दे दिया 100 रुपया, पापा ने भी दे दिया 100 रुपया, मतलब अब हमारे पास इनकम डबल हो चुका है, ऐसे समझ लो। तो बताइए जरा, अब क्वांटिटी कितना खरीद पाओगे मैक्सिमम एक्स का, तो मनी इनकम लगा दीजिए केवल एक्स वस्तु पर। तो एक्स का जो प्राइस है वो 2 रुपया है, और 100 रुपया आप इसी पर खर्च कर देंगे, हालांकि 100 नहीं, अब इनकम 200 रुपया है। अब इनकम 200 रुपया है और 2 रुपया वाला सामान आप परचेज करेंगे तो कितना यूनिट खरीद सकते हैं? तो भैया 100 यूनिट खरीद सकते हैं हम। लेकिन बताओ, अगर सारा तुमने 200 रुपया 2 रुपया वाला सामान पर खर्चा कर दिया तो क्या आप वाई गुड्स को परचेज कर पाओगे? बताइए जरा, वाई गुड्स को परचेज कर पाओगे? नहीं सर, क्योंकि 200 रुपया हमारा खत्म हो गया, तो हम यहां पर इनकम बचा ही नहीं हमारे पास। इसलिए वाई प्रोडक्ट भले ही मार्केट में 10 रुपया का था, लेकिन हम बिना उसका शकल सूरत देखे आ जाएंगे वापस, मतलब हम खरीद ही नहीं पाएंगे। तो सर सामान तो मिल रहा था लेकिन हम खरीद ही नहीं पाए क्योंकि पैसा नहीं बचा। वैसे ही आप यहां पर सोचिए, अगर आप यहां पर पहले पैसा एक्स पर ना लगाओ, मान लो कि मनी इनकम तुमने यहां पर एक्स पर नहीं स्पेंड किया, कोई भी पैसा नहीं लगाया एक्स पर, जबकि वो 2 रुपए का मिल रहा था, लेकिन तुमने खर्चा किया ही नहीं उस सामान पर, तो वो सामान तुम्हारे पास नहीं आएगा। और वहीं पर हम कह दें कि मान लो आपके जो क्वांटिटी है वाई का, वो परचेज तुम करना चाहते हो सारा पैसा खर्चा करके, तो 200 रुपये आपके पास इनकम था और आप 10 रुपया वाला सामान खरीद रहे हैं। कितना यूनिट परचेज कर सकते हैं? शून्य को शून्य से काट दो, तो आप यहां पर कितना यूनिट परचेज कर पाएंगे? 20 यूनिट परचेज कर पाएंगे। क्या ये वाली बात समझ आ गया क्या सभी को? चैट में एक बार भर भर के लिखिए, क्या ये वाली बात सभी बच्चों को क्लियर है? पहले भी कितना कर सकते हैं और अब कितना परचेज कर पा रहे हैं? 100 यूनिट। देख रहे हो, इनकम डबल होने पर हम एक्स की क्वांटिटी डबल यूनिट परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही पहले वाई का क्वांटिटी हम मैक्सिमम कितना परचेज कर पा रहे थे? 10 यूनिट, और अब कितना परचेज कर पा रहे हैं? देखना, 20 यूनिट। मतलब इनकम केवल हमारा यहां पर डबल हो गया है। कहां मिस्टेक किया हमने? कहीं नहीं ना? ठीक है भाई, सब जगह सही है। कहां पर तुम्हें गड़बड़ दिख रहा है? एक बार बता दो हमें। कहीं गड़बड़ नहीं है, कहीं गड़बड़ नहीं है। ज्यादा मात्रा में एक्स और वाई को खरीद सकते हैं, यही तो बता रहा है कि इनकम बढ़ने से हम एक्स की क्वांटिटी भी ज्यादा परचेज कर सकते हैं और हम वाई की क्वांटिटी भी ज्यादा परचेज कर सकते हैं। कर सकते हैं, किए नहीं है। कर सकते हैं लेकिन किया नहीं है हमने, ठीक है जी। अब देखिए, आप यहां पर आते हैं। अब आप मुझे बताओ कि पहले का अगर मैं बजट लाइन बनाता इस डेटा के साथ, जहां इनकम 100 रुपया था, एक्स का प्राइस 2 रुपया, वाई का प्राइस 10 रुपया था, अगर इसके हिसाब से मैं बजट लाइन बनाता तो यहां पर इस प्रकार के ड्रॉ होते बजट लाइन। स्वाभाविक सी बात है, जिसमें कि हमारा पॉइंट मान लो ए से लेकर के बी तक है, ठीक है जी। अब देखिए जरा, यहां पर हमने एक बजट लाइन तो बना दिया है ए बी। अब एक्स की क्वांटिटी जब हम परचेज कर रहे थे तो कितना? 50। एक्स की क्वांटिटी कहां? एक्स एक्सिस पर दिखा दो कितना यूनिट यहां पर है। तो एक्स की क्वांटिटी अगर 50 यूनिट परचेज कर पा रहे थे जब, तो उसी टाइम
यानी कि जिस टाइम तुमने x का यूनिट 50 परचेज किया उसी टाइम y का कुछ भी परचेज नहीं किया, मतलब इस जगह पर y तुम्हारा जो है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0। समझ आ गया क्या, 0। और यहां पर अगर देखेंगे ए पॉइंट पर मान लो, ठीक है, तो इसमें से देखिए जरा x की क्वांटिटी जब 0 परचेज कर रहे हैं तो y का कितना, 10 यूनिट। y किधर है, इधर है y, तो y का यहां पर क्या लिखोगे, इस जगह पर y का जो क्वांटिटी है यानी कि क्वांटिटी ऑफ y लिख दो, यहां पर ज्यादा बढ़िया रहेगा, और यहां पर भी लिख देते हैं वैसे ही, ठीक है जी। तो y का क्वांटिटी हम कितना परचेज कर पा रहे हैं, 10 यूनिट, और x की क्वांटिटी हम कितना ले पा रहे हैं, 0 यूनिट। यहां पर भी वैसे ही बात करिए, x की क्वांटिटी अगर हम देखें तो हम ले पा रहे थे कितना, इधर 50 यूनिट, सॉरी 50 यूनिट, और y की क्वांटिटी हम यहां पर नहीं ले पा रहे थे। समझ आ गया क्या, बताओ जरा, ये वाली बात समझ आ गया क्या। लेकिन अगर मैं यहीं पर कह दूं कि ये जो आपने एग्जाम्पल देखा है भाई साहब, ये वाला, इसमें क्या होगा पता है आपको, मैं बताऊं जरा इसमें। तो पहले का जो बजट लाइन होता वो यहां पर होता, अभी मैं रफली समझा रहा हूं, इसका आइडियल जो चीजें हैं वो नीचे लिखा हुआ है, बाद में एक एक पॉइंट दिखाऊंगा मैं। यहां पर देखोगे x की क्वांटिटी कितना है, 100 यूनिट, पहले कितना था, ए पॉइंट पर पता ही है, बी पॉइंट पर पता ही है पहले वाला। लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर हमारा पहले 50 यूनिट परचेज कर रहे थे, देखो x का यूनिट पहले 50 था और अब 100 हो जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये 50 दिखा रहा था अगर मान लो, या फिर ये 50 दिखा रहा था, जो भी है। तो पहले के पॉइंट्स ये सब बने हुए थे ए बी, अब जो है क्या इधर वाला बजट लाइन दूसरा बनेगा या नहीं, क्योंकि हमारा x की क्वांटिटी अब क्या हुआ है, 50 के बजाय 100 हो गया इधर कहीं, समझ पा रहे हो। और y की जो क्वांटिटी था वो पहले था केवल 10, अब कितना हो गया है, 20, मतलब ये दिखा रहा था अगर 10 तो यहां पर दिखाएगा 20। क्या ये वाली बात समझ में आया है कि इनकम चेंज होने से x का भी मात्रा ज्यादा परचेज कर सकते हैं और हम चाहें तो y की भी ज्यादा मात्रा परचेज कर सकते हैं। इस वजह से ये वाला जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाता है किधर, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पर x की क्वांटिटी बढ़ गई और यहां से y का क्वांटिटी बढ़ गया। y एक्सिस में y का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, यहां पर पहले था क्वांटिटी y का, अब इधर हो जाएगा, x की क्वांटिटी पहले इधर था तो इधर हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए तो बजट लाइन एक नया सा बन जाएगा। कब होगा ऐसा, जब इनकम बढ़ेगा। तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है यहां पर कि राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन कब होगा, इसके पीछे यहां पर दो बड़ी बातें हैं। कह रहा है कि यदि वस्तुओं के यानी कि x वस्तु और y वस्तु के मूल्य स्थिर हों और उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है तो बजट रेखा दाईं ओर विस्थापित हो जाएगी। मेन बात यहीं पर लिखा हुआ है, फिर से देखिए इंग्लिश में कह रहा है कि इफ द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स x एंड y रिमेन्स कांस्टेंट, x और y के प्राइस नहीं बदले हैं, एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, कंज्यूमर के इनकम बढ़ गए, देन द बजट लाइन शिफ्ट टू राइट, यानी कि दाईं तरफ चली जाएगी, जो ये दिखाएगा कि हम पहले के तुलना में ज्यादा मात्रा में परचेज कर सकते हैं। क्या दिखाएगा कि हम x और y दोनों की मात्रा ज्यादा पहले से परचेज कर सकते हैं, बात खत्म। यही कहानी थी इसकी। तो बजट लाइन पहले कैसे बनाना है, ये देखो, ऐसे ड्रॉ करना है, आपको यहां पर बता देना है, मान लो पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है, तो पहले का बजट लाइन हो गया ए बी, और बाद में जो है हमारा बजट लाइन इधर चला आएगा, डॉटेड वाला रखना, इसको देखने में अच्छा लगेगा अलग से। आप चाहें तो सीधी वाला लाइन भी रख सकते हैं, लेकिन डॉटेड रखोगे तो थोड़ा अजीब सा नया दिखेगा ना, नया दिखेगा थोड़ा सा, इसलिए इसको हम लोग यहां पर ए डैश बोल देंगे और इसको हम लोग बी डैश बोल देंगे। तो बजट रेखा दाईं ओर कब विस्थापित होगा, ये आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो बता देना कि बजट रेखा दाईं ओर तब विस्थापित होगा जब x और y दोनों वस्तुओं के मूल्य बिल्कुल स्थिर हों और उपभोक्ता की आय क्या हुई है, इंक्रीजेज, बढ़ गई है। समझ आया, बात बताइए यहां पर जल्दी से। चलो जी,
नेक्स्ट आते हैं यहां पर बजट रेखा वैसे ही क्या लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो जाएगा? हाँ जी, अगर इनकम को घटा दिया जाए तो वही लिखना है, फिर से वही बात है कि यहां पर एक्स और वाई गुड्स का प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट यानी कि स्थिर रखना है और उपभोक्ता की यानी कि कंज्यूमर की इनकम को कम कर देना है। तो बजट लाइन बाईं तरफ चला जाएगा, लेफ्टवर्ड चला जाएगा, जो ये दिखाएगा कि पहले की तुलना में दोनों वस्तुओं को हम कम मात्रा में खरीद सकते हैं। मतलब प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स एक्स एंड वाई रिमेन्स कांस्टेंट एंड द कंज्यूमर इनकम है ना डिक्रीजेस। कंज्यूमर का इनकम घट गया है और प्रोडक्ट के प्राइस बिल्कुल अभी भी फिक्स हैं। तो बजट लाइन जो है शिफ्ट कर जाता है लेफ्टवर्ड बाईं तरफ, विच शोज दैट कंज्यूमर कैन बाय लेस क्वांटिटी ऑफ दी बोथ द आइटम या फिर बोथ द गुड, है ना। तो यहां पर आप देखें जरा ध्यान से, सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ड्रॉ करने के बाद आप ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस, और यहां पर पहले जो बजट लाइन आप बनाएंगे वो रखेंगे आप बिल्कुल इस प्रकार से, नाम दे देंगे ए बी, कुछ भी नाम दे दीजिए आप इसका। यहां पर नाम दे सकते हैं आप ए और यहां पर नाम दे दीजिए बी। पहले क्या था? ए बी लाइन था। अब बजट लाइन किधर चला आएगा? इनकम घटने के कारण, इनकम घटने के कारण ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और बिल्कुल पैरेलल रखना, मतलब जितना गैप यहां पर रखोगे उतना ही गैप इधर भी रखना, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं पैरेलली हमारा ये किधर शिफ्ट हो गया? तो बाईं तरफ आ गया है, लेफ्टवर्ड आ गया है। तो इसका नाम दे दीजिए ए डैश और इसका नाम दे दीजिए बी डैश। क्या इतनी सी बातें क्लियर हैं? जल्दी से बताओगे, क्या इतनी सी बातें क्लियर हैं? क्या होगा? वाई गुड्स एक्सिस पर लिख देना एक्स गुड, छूट जा रहा है बार बार। आप वाई एक्सिस पर लिख देना वाई वस्तु की बातें, मतलब वाई गुड्स, और एक्स एक्सिस पर लिख देना एक्स गुड्स। ये लिखने के लिए मत भूलना, नहीं तो नंबर कट जाते हैं एग्जाम में। यहां पर भी मैं लिख देता हूं वाई एक्सिस पर क्या होगा? वाई गुड्स, ठीक है जी, और एक्स एक्सिस पर क्या होगा? एक्स गुड्स, ठीक है। ये सब लिखने के लिए नहीं भूलना है, नहीं तो नंबर कटते हैं भाई, नंबर कट जाते हैं, इसलिए लिखने के लिए मत भूलना। हाँ, प्राइस को हमने चेंज होगा जब हमारा समझ आ रहा है? अब है ना, तो देखो जब हमारा इनकम फिक्स रह जाएगा, इनकम फिक्स रह जाएगा तो उस वक्त प्राइसेस चेंज होंगे, है ना, प्राइस चेंज होगा। तो देखिए जरा, यहां पर हम लोग दोनों गुड्स में से कोई एक गुड्स का प्राइस चेंज कर सकते हैं, कभी एक्स का चेंज कर दो, कभी वाई का चेंज कर दो, है ना। जब आप एक्स का चेंज कर रहे होगे तो वाई का प्राइस फिक्स रख देना, समझ पाए? और जब वाई का चेंज कर रहे हो तो एक्स का प्राइस फिक्स रख देना। बात क्लियर है? तो ऐसे यहां पर देखोगे, कह रहे हैं क्या? इफ द प्राइसेस ऑफ गुड एक्स, यानी कि एक्स कमोडिटी के प्राइस को हमने क्या करा है? डिक्रीज कर दिया है। एक्स की प्रोडक्ट की प्राइस सस्ती हो गई, यानी कि प्रोडक्ट हमें सस्ता में मिलेगा अब, तो उसकी क्वांटिटी आप ज्यादा परचेज कर सकते हो या नहीं? वही कह रहा है कि यहां पर एक्स की प्राइस बिल्कुल डिक्रीज हो गया है, वाइल द प्राइस ऑफ गुड वाई या फिर कमोडिटी वाई एंड कंज्यूमर्स इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि वाई का प्राइस और इनकम दोनों फिक्स हैं, सिर्फ एक्स का प्राइस घट गया है, मतलब एक्स वस्तु पहले से सस्ता में मिल रहा है। तो बजट लाइन विल शिफ्ट करेगा आउटवर्ड्स, है ना, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर में आउटवर्ड शिफ्ट होगा। मैं दिखाऊंगा कैसे, उसको रोटेट बोलते हैं असल में। ड्यू टू विच द कंज्यूमर नाउ कैन नाउ बाय मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स विद द सेम इनकम, वही इनकम है और वाई प्रोडक्ट का भी प्राइस वही है, लेकिन सिर्फ एक्स प्रोडक्ट सस्ता हो गया है। तो यहां पर वाई का क्वांटिटी सेम है, वाई का क्वांटिटी भी नहीं चेंज होगा क्योंकि उसकी प्राइस चेंज नहीं हुए हैं। वाई तब जितना मिल रहा था आज भी उतना ही मिल रहा है, समझ पा रहे हो? वाई का जो है यहां पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना उसका प्राइस ना उसकी क्वांटिटी, कंज्यूमर के इनकम भी चेंज नहीं हो रहे हैं।
सिर्फ प्राइस किसका जो है कम हुआ है, एक्स का। तो देखो एक्स वस्तु की कीमत में अगर कमी आ जाती है जबकि वाई वस्तु के मूल्य और उपभोक्ता की आय बिल्कुल स्थिर है, तो बजट रेखा एक्स अक्ष की ओर बाहर की तरफ घूमेगी, यानी कि रोटेट करेगा, जिसके कारण उपभोक्ता अब उसी आय में एक्स वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा, लेकिन वाई वस्तु की मात्रा बिल्कुल एक जैसा समान बना रहेगा। देखिए जरा क्या बोल रहा है, ये बोला कि देखो प्राइसेस है एक्स का भी वाई का भी, लेकिन यहां पर हम वाई के प्राइस में कोई बदलाव नहीं देखेंगे। देखिए जरा हमने यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया है, ध्यान देंगे। वाई गुड्स को के बारे में हम वाई ऊपर में लिख देंगे, एक्स गुड्स के बारे में हम एक्स के लिए नीचे में लिख देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना, एक बार में ही समझ आ जाएगा, इजी है। यहां पर हमारा जो एक बजट लाइन ड्रॉ होगा, मान लो जी ये हमारा बजट लाइन है, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पॉइंट बन गए, मान लो ए पॉइंट, और यहां पर बन गए पॉइंट बी। अब बजट लाइन में हुआ क्या, एक्स का जो प्रोडक्ट है, मैं इधर लिख दूं साइड में, नोट कर दूं क्या, हमारा जो प्राइस इनकम है और प्राइस ऑफ वाई है, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, हमारे फिक्स्ड रहेंगे। मनी इनकम भी फिक्स है, प्राइस ऑफ वाई भी फिक्स है। सिर्फ हुआ क्या है, सिर्फ ये हुआ है कि एक्स का प्रोडक्ट का प्राइस जो वो सस्ता हो गया, यानी कि एक्स प्रोडक्ट सस्ता में मिल रहा है। तो एक्स प्रोडक्ट की क्वांटिटी इधर दिखा रहे थे, क्वांटिटी दिखाते हैं ना इधर, इधर वाई की क्वांटिटी दिखाते हैं। प्राइस कम हुआ है, जब प्राइस कम हुआ है तो अगर मान लो यहां पर हम 5 यूनिट पहले परचेज कर रहे थे, एक्स का यूनिट मान लो दिखा रहा था 5 यूनिट, और ये प्रोडक्ट सस्ता भी हो गया एक्स वाला, तो अब इसकी क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, बताओ चैट में एक बार बताना सभी बच्चे एक बार। अगर यहां पर एक्स प्रोडक्ट सस्ता हो गया है तो एक्स प्रोडक्ट सस्ता होने से मान लो इसकी क्वांटिटी हम पहले 5 इकाई परचेज कर रहे थे और एक्स प्रोडक्ट सस्ता हो गया है, तो हम 5 से ज्यादा परचेज करेंगे ना, बात समझ आया। अरे भाई हमारे यहां पर इनकम और प्राइस ऑफ वाई फिक्स है, मतलब वाई वस्तु का दाम तो फिक्स है, लेकिन एक्स वस्तु सस्ता मिल रहा है। अब मान लो हम पहले 5 इकाई खरीद रहे थे प्राइस कम ज्यादा होने से पहले, अब प्राइस घट गया जब, तो प्राइस घटने के बाद हमने क्या इसकी क्वांटिटी 5 से 6 7 8 10 इधर कर देंगे ना, बढ़ेगा, बिल्कुल बात सही। तो यही मैं यहां पर एग्जाम्पल लेकर के बात कर रहा था अभी कि 5 यूनिट कुछ भी हो सकता है यहां पर। और वाई का क्या हम मात्रा बढ़ा पाएंगे, नहीं, क्योंकि हमारा प्राइस चेंज हुआ ही नहीं है, और यहां पर इनकम भी हमारा फिक्स है, वाई का इनकम भी फिक्स है हमारे, और वाई का प्राइस भी फिक्स है। तो वाई वाला जहीं का तहीं रहेगा, लेकिन एक्स की क्वांटिटी अब हम ज्यादा परचेज कर सकते हैं, मतलब वाई का वहीं बना रहेगा, और देखो एक्स का इधर आ गया, समझ आ रहा है, वाई का जहीं का तहीं बना रहेगा, वाई में तो कोई बदलाव नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके प्राइस चेंज हुए नहीं, इनकम भी चेंज नहीं हुआ है ना। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बना है हमारा, इनकम जो है यहां पर फिक्स है, प्राइस ऑफ वाई भी फिक्स है, लेकिन एक्स वस्तु जब सस्ता हो जा रहा है तो एक्स की क्वांटिटी हम ज्यादा परचेज कर सकते हैं। बढ़िया, मजा आ गया। हम यहां पर केवल एक्स की मात्रा बढ़ा पाए हैं, मात्रा है यहां पर, एक्स की मात्रा इधर हम ज्यादा बढ़ा पाए हैं क्योंकि वो वस्तु सस्ता मिलने लगा, ठीक है जी, बढ़िया। अब सेम तरीका यहां पर हम एक बार क्या करते हैं, सेम तरीका, ये सब तो आपको समझ में आ गया, थ्योरेटिकल पार्ट क्या लिखे हुए, तो मैं यहां से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, यहां से एक्सप्लेन कर दूंगा, ये जल्दी समझ में आता भी है। इस बार हमने क्या करा है, एक्स का प्राइस हमने क्या करा है, बढ़ा दिया है। जब एक्स का प्राइस बढ़ जाएगा, यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स का हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है, ज्यादा प्राइस हो गया है एक्स का, तो हम एक्स की क्वांटिटी कंज्यूमर जो यहां पर क्या करेगा, लेस क्वांटिटी डिमांड करेगा, कम जो है मात्रा हम खरीद पाएंगे, है ना, क्योंकि ये वाला प्राइस अब ज्यादा हो गया मान लो। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, अभी भी बोलेंगे कि इनकम और प्राइस ऑफ वाई क्या हैं, फिक्स हैं, है ना, एंड अगर बात करो प्राइस ऑफ एक्स का तो वो प्राइस ज्यादा हो गया है। जो पूरी लाइन में लिखी हुई है ना इतनी सी बातें, वो हमने यहां पर ऐसे देखो कैसे लिखा, शॉर्ट में लिख करके बता दिया इधर। अब आते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है एंड वाई एक्सिस।
एक्स एक्सिस पर यहां पर बात कर दीजिए एक्स गुड्स का, और वाई एक्सिस पर बात करिए वाई गुड्स का। इतना सा लिखने के बाद आप इधर आएंगे तो बजट लाइन आप यहां से कहीं से भी बना दीजिए, एक बजट लाइन बनकर के तैयार हो गया। और इसमें क्या आपको ड्रॉ करने हैं अब कि हम क्वांटिटी एक्स का पहले यहां परचेज कर रहे थे, मतलब हमारा पॉइंट बनेगा यहां पर ए और यहां पर एक पॉइंट बनेगा बी। लेकिन हम अब एक्स की क्वांटिटी प्राइस बढ़ने की वजह से क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी कम खरीदेंगे। लेकिन वाई में तो कोई चेंज नहीं रहेगा, वाई जहीं का तहीं खरीदते रहेंगे, बस एक्स की मात्रा हम खरीदारी कम कर देंगे। एक्स की खरीदारी क्या करेंगे, पहले की तुलना में, पहले यहां खरीदारी कर रहे थे एक्स का, अब कम खरीदारी करने लगेंगे क्योंकि एक्स का प्राइस ज्यादा हो गया, इसलिए हम उसकी क्वांटिटी कम ले पाएंगे। इसका नाम दे दीजिए बी डैश, ये इसको रोटेशन बोलते हैं। ठीक है जी, बढ़िया। हाँ सूरज, ये पूरा थ्योरी लिखना पड़ेगा, और अच्छी बात यह है कि हम जो थ्योरी लिखते हैं उनमें से हाईलाइट भी कर दिए हुए हैं, वहीं से आपके एमसीक्यूज भी आएंगे, अभी मुझे अच्छा लगेगा। अब यहां पर आते हैं, सेम वैसा ही अब क्या करना है, अब हमें फिर से इनकम को फिक्स रख देना है, और इस बार हम प्राइस ऑफ एक्स यहां पर फिक्स रखेंगे। एक बार क्या किए थे, एक्स का प्राइस कभी बढ़ा रहे थे कभी घटा रहे थे, अब एक्स का प्राइस हमने फिक्स कर देना है और मनी इनकम भी फिक्स कर देना है। और चेंज हम किसको करेंगे, एंड बोल रहे हैं कि प्राइस ऑफ वाई, क्या लिखा है थ्योरी में, देखिए कह रहा है कि वाई का प्राइस हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है, मतलब वाई का प्रोडक्ट हमारा सस्ता में मिलने लगा है ना। वाई प्रोडक्ट की प्राइस हमने क्या करा है, डिक्रीज कर दिया, देखो यहां पर डिक्रीजेस। तो कंज्यूमर जो है वाई की क्वांटिटी ज्यादा परचेज कर सकता है, देखो लिखा स्पष्ट है, कंज्यूमर कैन नाउ बाय मोर क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, क्योंकि वाई तो सस्ता में मिल रहा है इसलिए उसको ज्यादा परचेज कर सकता है। डायग्राम में कैसे दिखाएंगे इस चीज को, तो सबसे पहला यहां पर हम क्या रखने वाले भाई, एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर में आप लिखेंगे वाई गुड्स, जरूरी है, नहीं लिखोगे लेबलिंग तो नंबर कट जाता है, ये सब लेबलिंग कहलाता है, डायग्राम का लेबल करना होता है, ये सब नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे। अब जी आइए यहां पर बजट लाइन हमारा ड्रॉ हो गया, यहां पर हमने एक ड्रॉ किया है बजट लाइन। ठीक है जी, अब हमें क्या करने हैं, हमें क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, हमें वाई का प्रोडक्ट की प्राइस को देखना है। क्या लिखा है थ्योरी में, यदि वाई के मूल्य में कमी, यानी कि प्राइसेस ऑफ गुड वाई जो है वहां पर डिक्रीज हो गया है। जब वाई का प्रोडक्ट सस्ता में मिल रहा है तो वाई का प्रोडक्ट पहले यहां परचेज कर रहे थे, अब ज्यादा से ज्यादा इधर परचेज कर पाएंगे, एक्स वाला तो यहीं पर बना रह जाएगा, तो इसका नाम रहता है ए पॉइंट, तो इसका नाम है बी पॉइंट। अब आप बात को समझिए जरा, यहां पर बात को समझना जरा, मैं क्या कह रहा हूं, वाई का प्रोडक्ट हम ज्यादा परचेज कर सकते हैं। देखा, वाई की प्रोडक्ट यहां पर पहले दिखा रहे थे हम, अब इधर दिखा रहे हैं यहां पर ए डैश, क्योंकि वाई की मात्रा अब हम ज्यादा ले पाएंगे क्योंकि वो वस्तु सस्ता में मिल रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट, ऐसे ही उल्टा कर दीजिए कि वाई का प्रोडक्ट को अब इस बार प्राइस बढ़ा दीजिए, यानी कि इफ द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी वाई इंक्रीजेस while the price of commodity X and consumers income is fixed, मतलब कंज्यूमर के इनकम भी फिक्स है और प्राइस ऑफ Y भी हमारा फिक्स है, देन कंज्यूमर कर सकता है क्या, लेस क्वांटिटी में बाय करेगा Y को, क्योंकि Y महंगा हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया था ना Y का, इसलिए Y को हम कम खरीद पाएंगे। तो इसके लिए बनाना हो पड़ेगा पहले X एक्सिस एंड देन Y एक्सिस, और यहां पर आप लिखेंगे गुड एक्स, सॉरी वाई गुड्स लिखेंगे ना, वाई गुड्स, यहां पर लिखेंगे आप एक्स गुड। अब एक बजट लाइन ड्रॉ करिए पहले, बजट लाइन आपका जो ये बन चुका है, और यहां पर आप पॉइंट का नाम दे देंगे सारा, पॉइंट ए और इधर रहेगा पॉइंट यहां पर बी। अब देखना ध्यान से,
हमें यहाँ पर शॉर्ट में भी लिख देना चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ बार बार। तो एक्स का प्राइस और इनकम दोनों क्या रहेंगे, फिक्स। एंड पी वाई की हम अगर बात करें तो पी वाई क्या हो चुका है, महंगा हो चुका है। देखो प्राइस ऑफ वाई महंगा हो गया है ना। तो जब प्रोडक्ट यहां पर हम परचेज कर रहे थे वाई का और ये प्रोडक्ट महंगा मिलने लगा हमें, तो इसकी मात्रा हम कम कर देंगे, तो ये नाम पड़ जाएगा ए डैश। वाई का प्रोडक्ट कम खरीद पाएंगे। कैसा लगा, सिंपल, मजेदार है ना। देख करके ही बता दोगे क्या? मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, इसका जवाब दे देना। पहले छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए अच्छे से। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, टाइम दे रहे हैं आपको अच्छा सा। व्हेन डज बजट लाइन शिफ्ट टू द राइट, राइट वर्ड कब शिफ्ट हो जाता है, यानी कि प्राइस लाइन ये है, बजट लाइन ये है, अब ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया इस प्रकार से। तो कब ये शिफ्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। बजट रेखा दाहिनी ओर कब विस्थापित हो जाती है, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या कह रहा है, जब उपभोक्ता की आय में कमी हो, यानी कि कंज्यूमर का इनकम जब डिक्रीज हो जाए, जब वाई वस्तु की कीमत में कमी हो, जब प्रोडक्ट वाई सस्ता मिल रहा है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो, व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज, या फिर जब एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, यानी कि व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेज। बताइए जरा। लेकिन एक 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 नट बोल्ट सब डाल दूंगा तुम्हारा। कह देते ये लो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पेपर में, क्वेश्चन नंबर 5 में ही सेट होता है। अब मुझे नहीं पता कि वो 5 में ऐसा क्यों सेट होता है इसके पीछे मैं कारण नहीं हूं, इसके पीछे कारण है हमारा एनालिसिस, जो हम डेप्थ में पहले देखते हैं कि कहां से क्या आ सकता है। तो ये रहा राइट वर्ड शिफ्ट होने का रीजन क्या है, कि जब कंज्यूमर के पास इनकम ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज। अब देखना इसमें बहुत कम बच्चे जवाब दिए होंगे हमको लगता है। ये देखो 77.78% बच्चे ने जवाब दिया है। सबसे पहले किंजल ने जवाब दिया, फिर स्नेहा ने, बहुत बढ़िया। आइए एक सवाल और पूछ लेता हूं, जस्ट उल्टा पूछ रहा हूं। तो बजट रेखा बाईं ओर कब विस्थापित होती है, व्हेन डज बजट लाइन शिफ्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट में कब शिफ्ट होगा बताइए जरा, लेफ्ट में शिफ्ट कब होगा बताइए जरा यार। इंक्रीजेज, जब तक मैं यहां पर खड़ा हूं विश्वास कर लेना केवल, कि जब तक सामने वाला इंसान है आपकी गलती नहीं होने देंगे हम। तो बजट रेखा बाईं ओर कब विस्थापित होती है, जब उपभोक्ता की आमदनी में कमी आ जाए, है ना। तो ऑप्शन यहां पर इस बार पहला हो जाएगा, व्हेन द कंज्यूमर्स इनकम डिक्रीजेज। तो एक्स और वाई दोनों हम कम खरीद पाएंगे, ऐसी स्थिति में एक्स भी कम और वाई भी कम खरीद पाएंगे। बहुत बढ़िया, चलो जी आगे आते हैं, मैं दिखाता हूं। लेकिन मैं जवाब आपसे एक बार चाहूंगा, एक जवाब और चाहूंगा, डायग्रामेटिक है, ध्यान से देखना। मैं सिंबलाइज इंडिकेटर दूंगा आप लोगों को आंसर करने के लिए। तो यहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया हमने। जो बच्चे पहले जवाब देंगे, हाँ जी, यहां पर देखो पहले ध्यान से, एक्स गुड्स वाई गुड्स हमने नोट कर दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब देना इधर। जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं ये 12th में नहीं पूछा जा सकता, CUT में पूछा जा सकता है, उस लेवल का मैं बात कर रहा हूं यहां पे। और इसमें कोई लेवल उबल है नहीं दरअसल, झूठ में लोग अफवाह फैलाते हैं, टफ आता है टफ आता है, ऐसा कहां कुछ है, दिखा तो यहां पर पहले नाम है AB और ये हो चुका है यहां पर B डैश, यानी कि X की क्वांटिटी हम ज्यादा परचेज कर पा रहे हैं। तो हुआ क्या है, ऑप्शन में पहला, क्या मनी इनकम घट गया है, दूसरा क्या एक्स प्रोडक्ट घट गया है प्राइस उसका, तीसरा वाई प्रोडक्ट महंगा हो गया है, या फिर चौथा एक्स प्रोडक्ट महंगा हो गया है। क्या होगा जवाब,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, जरा उससे जरूर जवाब दीजिए एक बार। बाहुबली की क्वांटिटी पहले यहां पर, चलिए तो वहां पर y का क्वांटिटी आज भी उतना ही खरीद रहे हैं जितना पहले खरीद रहे थे, लेकिन x की क्वांटिटी पहले यहां पर खरीद रहे थे, अब खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। तो सीधा देखना ना, x की तरफ बढ़ गया है मात्रा, तो इसका मतलब x वस्तु सस्ता मिल रहा होगा, तभी तो x को मात्रा हम ज्यादा कर पा रहे हैं। x वस्तु सस्ता मिल रहा होगा, जवाब मिला, x वस्तु सस्ता मिल रहा होगा तभी तो इसको हम ज्यादा खरीद पा रहे हैं। तो x वस्तु क्या मिल रहा होगा, सस्ता मिल रहा होगा। चलिए जी, तो यहां पर ऑप्शन आपके जो बी सही हो जाएगा। 80% बच्चे सही निकले, बहुत बढ़िया। एक जबरदस्त वाला एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे लगा 30-40% बच्चे जवाब दे देंगे तो सही बात है। चलो जी, लॉन्ग क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, एक जबरदस्त वाला, ध्यान से सुनेंगे, इसका जवाब भी आपको बताएंगे हम, कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है, किस फॉर्मेट में करना है। एक मिनट जरा मैं, हाँ जी, संतुलन को समझा था, बिल्कुल बढ़िया। तो ध्यान से देखेंगे एक बार आप लोग, हो क्या रहा है यहां पर। जैसे आप लोगों ने एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन को समझा था, बिल्कुल ये वैसा ही है। यहां पर भी दो कंडीशन जरूरी हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए। पहली बात यह है कि यहां दो वस्तुओं को हर हाल में परचेज करना है कंज्यूमर को, यह मान लिया गया है। दूसरी बात यह है कि दोनों में से किसी एक की मात्रा जीरो नहीं करेगा। सर एक ही बात बोला आपने। आ जाओ इधर आ जाओ। तो दरअसल हमें यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखना है इन केस ऑफ टू गुड्स, दो वस्तु की स्थिति में। और इसके लिए जरूरी है पहले आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर दीजिए। उपभोक्ता संतुलन होता क्या है, आप इसको डिफाइन एक बार कर दीजिए। तो आपको डिफाइन कैसे करना है, देखो जरा, आपको यह लिखना है कि इन द केस ऑफ टू गुड्स, यानी कि दो वस्तु की स्थिति में, अ कंज्यूमर इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि एक कंज्यूमर संतुलन की स्थिति में होता है, व्हेन ही इज एबल, ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, अगर कंज्यूमर को आप भाई बहन जो भी समझो। ठीक है जी, मतलब जेंडर वाइज। तो यहां पर जनरली हम ही लेकर के चल रहे हैं, चूंकि मैं ही हूं, सी नहीं। तो इन द केस ऑफ टू गुड्स, अ कंज्यूमर इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एक कंज्यूमर तब जो इक्विलिब्रियम की स्टेट में पहुंचता है, व्हेन ही इज एबल टू ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जब कंज्यूमर कहां पहुंच जाएगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में। जैसे आप लोग कहते हो ना, सर मजा आ गया पढ़ करके, ठीक ऐसे ही किसी चीज को खा करके कंज्यूमर को अगर मजा आ गया, किसी चीज को खरीद करके अगर मजा आ गया, तो वही मजा यहां पर देखने हैं, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देखना है। और ये कहां से मिलेगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, बाय परचेजिंग द गुड्स एट अ गिवन प्राइस फ्रॉम हिज लिमिटेड मनी इनकम। इनकम भी आपका फिक्स है, जैसे कि बजट लाइन में बताया था, प्राइसेस भी मार्केट में फिक्स हैं, ये भी आपको बताया था बजट लाइन में। तो अगर प्राइसेस फिक्स हैं, इनकम फिक्स है, तो सिर्फ आप एक चीज डिसाइड कर सकते हो कि आपको x कितना खरीदना है, आपको y कितना खरीदना है। मतलब कुछ अमाउंट पैसा खर्च कर दो x पर, कुछ पैसा खर्च कर दो y पर, जितना आपको मन करे x पर लगा दो, जितना आपकी मर्जी y पर लगा दो। तो जो भी आपका अमाउंट निकलेगा वही होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ गए होगे। तो यहां पर देखेंगे जरा हिंदी में कि दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है, दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब पहुंचेगा जब वह अपनी सीमित आय से दो वस्तुओं की दी गई कीमतों पर खरीद करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सक्सेसफुल हो जाता है। कहता है बल्ले बल्ले हो गया जी, बल्ले बल्ले, मतलब मजा आ जाता है उसको। ठीक है जी। तो यहां पर सेटिस्फैक्शन की बातें हो रही है, मजे की बातें हो रही है। और मजे तब आएंगे भाई जब आप अपने हिसाब से खरीदारी कर पाते हो, आपके बजट के अकॉर्डिंग जो है वो यहां पर परचेज हो पाता है सारी चीजें। समझ गए क्या, समझ गए क्या, बताओ जरा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन समझ में आ गया। पहले बताइए हमें जल्दी से कि अगर एक कंज्यूमर अपने पास कुछ लिमिटेड मनी इनकम पैकेट में लेकर के गया है, तो उसी पैसे से मार्केट में जाकर के दो प्रोडक्ट परचेज करेगा, कुछ अमाउंट लेगा एक्स का और कुछ अमाउंट लेगा वाई का।
जितना पॉसिबल हो सकेगा। उसको खरीद लिया, उसके बाद कह रहा है मजा आ गया है ना, अपने पैसे में से ही काम बन गया, एक्स्ट्रा किसी से उधार नहीं लेना पड़ा। ठीक है जी, तो ये था डेफिनेशन। तो अलग अलग कर्व के, अच्छा जी, अब आइए इधर, बढ़िया है, बढ़िया है, सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है। अब हम लोग ध्यान देंगे इधर कि हमें दो अलग अलग कर्व के बारे में डेफिनेशन देना होगा। क्यों? क्योंकि सर एक होता है इच्छा, डिजायर, और एक होता है औकात जैसे भिखारी कहता है यार काश हमारे पास ऑडी हो जाता। मैं भिखारी की बात नहीं कर रहा हूं समझ रहे हो ना? तो ऐसे अगर कोई मान लो कि बात कर रहा है कि यार काश हमारे पास ऑडी हो जाए, फिर वो कह रहा है भाई साहब औकात है या नहीं? औकात का मतलब है बजट, समझ रहे हो? और इच्छा जो कह रहे हैं वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इच्छाओं के अनुसार चल रहा है कि हमको ये लगता है कि इतना खरीद लें, ये लगता है इतना खरीद लें। लेकिन बजट कहता है कि बेटा इस वस्तु को इतना ही खरीद सकते हो और इस वस्तु को इतना ही खरीद सकते हो। मतलब बजट हमारा जो औकात बता देता है कि हम किसको कितनी मात्रा में खरीद सकते हैं। और इंडिफरेंस कर्व कहता है सोचो जितना सोचना है कोई लिमिट नहीं। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है एक बार मैं वैसे सिर्फ जानकारी के लिए नोट कर देता हूं। आपको नोट्स में बनाने हो तो बना लेना, नहीं बनाने तो मत बनाना, बट डेफिनेशन लिखना जरूरी है। बना लोगे तो अच्छा रहता है, लेकिन एग्जाम में बार बार बनाना ठीक भी नहीं है। मतलब है आगे डायग्राम है, यहां पर सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूं। ठीक है जी, आप यहां पर बनाएंगे तो भी ठीक, नहीं बनाएंगे तब भी ठीक, यहां के लिए नंबर नहीं कटते हैं। जरा ध्यान से समझो। एक हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया है। वाई गुड्स की बातें यानी कि वाई वस्तु की बातें हम वाई एक्सिस पर लिखेंगे और एक्स वस्तु हमने जो है यहां पर एक्स एक्सिस पर लिख दिया। अब हमने एक इंडिफरेंस कर्व खींचा और इसके जगह यहां पर हमने रखा पॉइंट ए, यहां पर दे दिया पॉइंट बी, अगला दे दिया नाम पॉइंट सी, अगला नाम दे दिया डी, अगला नाम दे दिया यहां पर ई, कुछ भी ऐसे। तो एक इंडिफरेंस कर्व हमने खींचा है और एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर में चाहे जितने भी आप पॉइंट ले लें ए बी सी डी ई के रूप में, वो सारा दिखाता है सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन। भले ही यहां पर आप x की मात्रा कम y की मात्रा ज्यादा परचेज करने की बात करो। जैसे मान लो यहां पर x में परचेज कर रहे हो 1 यूनिट, समझने के लिए मैं बात कर रहा हूं यहां पर केवल कि मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि आपने x का 1 यूनिट परचेज किया है और y का मान लो यहां पर 15 यूनिट परचेज किया है। तो यहां पर जो खुशी है वो उतना ही खुशी है अगर तुम यहां पर खरीदारी करो। x की क्वांटिटी मान लीजिए इस बार है 2 यूनिट और y का यहां पर मान लेते हैं हम 11 यूनिट। तो अभी भी कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन में है, चाहे यहां रहे चाहे यहां रहे, चाहे ये वाला बंडल खरीदारी करे या बी वाला बंडल खरीदारी करे, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन क्या है? दोनों जगह पर सेम टू सेम है। x की मात्रा ज्यादा भले ही हो गया है, y की मात्रा कम हो गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको उसका सेटिस्फेक्शन मान लिया जा रहा है कि सेम है, मान लिया जा रहा है। और सेटिस्फेक्शन कहीं दिखेगा नहीं, मान लिया जा रहा है कि यहां पर जितना संतुष्टि में है वो कंज्यूमर, उसको लग रहा है हाँ ठीक है खरीद लेते हैं। यहां पर भी उसको लग रहा है हाँ ठीक है, कोई बेकार नहीं, ठीक है, समझ रहे हो ना? और यहां पर फिर आ रहा है अगर सी पॉइंट पर, तो इसमें भी उसको उतना ही मजा मिल रहा, मतलब कि उतना ही सेटिस्फेक्शन मिला, और ये चाहे तो यहां पर भी खरीदारी कर सकता है। जहां मान लीजिए कि इस बार यहां पर केवल 8 लिख दिया हमने, तो x की मात्रा फिर से बढ़ाया, y की मात्रा कुछ ना कुछ फिर से घटा दिया, तो यहां पर भी सेटिस्फेक्शन उतना ही है, जहां b पर हो रहा था उतना ही a पर हो रहा था। सेम जो है बात करते हैं तो यहां पर d पॉइंट भी ले सकते हैं आप, e ज्यादा हो जाएगा, एक थोड़ा सा मिटा देते हैं हम, बहुत ज्यादा पॉइंट हो जाएगा, इतना एक्सप्लेन नहीं करते। यहां पर आइए, d पॉइंट पर आ गए। इसमें क्या हो रहा है, इस बार हम जो है 6 यूनिट परचेज कर रहे हैं गुड y, और x की क्वांटिटी हमने यहां पर 4 यूनिट कर दिया है, तो भी सेटिस्फेक्शन डी पॉइंट पर सेम टू सेम है। जितना सेटिस्फेक्शन यहां उतना ही मजा यहां, उतना ही यहां, उतना ही यहां। यानी कि एक इंडिफरेंस कर्व जो है उसके ऊपर चाहे कितने भी पॉइंट्स हो, वो सभी दिखाते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, समान स्तर का संतुष्टि। वही डिफिनेशन में लिखना है कि इट इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट्स, जो दिखाता है ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, या फिर ऑल कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, दोज कॉम्बिनेशन ऑफ
गुड एक्स एंड गुड वाई दैट प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फैक्शन, यानी कि एक ऐसा कर्व जो कि दो कमोडिटी या दो गुड्स के अलग अलग बंडल्स या कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, लेकिन ये देता है इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। अगर इसके ऊपर कोई इंडिफरेंस कर्व हमने बना दिया तो ये ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ये और ऊपर तो और ज्यादा सेटिस्फैक्शन, और ज्यादा ऊपर और ज्यादा सेटिस्फैक्शन। तो यहां पर ये बेसिक फंडा सभी बच्चों को क्लियर है पहले से ही, लेकिन हमने एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया है, तो जरूर से जरूर एक बार चैट में सभी बच्चे लिखो दे दनादन करके ABCD। तो ये सब दिखाते हिंदी में भी पढ़ेंगे जी। मुझे समझ में आ गया कि यहां से क्लैरिटी मैक्सिमम बच्चों को तो मिल चुका होगा, क्योंकि मजे मजे में मैंने जो यहां पर बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे दिया है। डेफिनेशन हिंदी में भी पढ़ देते हैं कि वह वक्र जो उन सभी संयोगों या समूहों को दर्शाता है, यानी कि ये सब सभी एक समूह में आ रहे हैं ABCD, तो ये सब दिखाते क्या है, समान संतुष्टि को दिखाते हैं। और उच्चतर जो बनेगा उदासीनता वक्र वो अधिक संतुष्टि देगा, मतलब इसके ऊपर कोई उदासीनता वक्र बना दो वो और ज्यादा सेटिस्फैक्शन, और ऊपर बना दो और ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ऐसे ये है यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं दूसरे कर्व के ऊपर में। बजट लाइन तो अभी पढ़ ही रहे थे, तो ये वहीं से पॉइंट आ जाएगा। और बजट लाइन के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि बजट लाइन के ऊपर भी कई सारे बंडल होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे बंडल होते हैं। जैसे यहां पर समझो जी, ये हमारा रहा, मान लीजिए वाई कमोडिटी के बारे में लिख दो वाई गुड्स ऊपर में, एक्स के लिए लिख दो आप एक्स गुड्स नीचे में। क्लियर है ना? यहां पर कुछ भी नाम दे सकते हो, मान लीजिए ए से लेकर के बी तक का कोई भी नाम दे दो। अभी सिर्फ समझने के लिए हमने नाम दिया है, ये लाइनें बार बार नहीं बनाना आपको। जैसे मैंने यहां पर इंडिफरेंस कर बनाया, नोट्स में मत बनाना दोबारा, ये सब बनाया इसको मत बनाना, सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? लास्ट में सब डायग्राम एक साथ में है। तो यहां पर हमने जो है बजट लाइन बना दिया, मान लो ए पॉइंट। ऐसे ही यहां पर आपने समझा था क्या, यहां पर बी पॉइंट हो सकता है, बी पॉइंट हो गया, यहां पर सी हो गया, यहां पर डी हो गया, यहां पर ई हो गया। तो ये जितने भी बंडल्स दिख रहे हैं वो पॉसिबल है परचेज कर पाना अपने मनी इनकम और दिए हुए दो कमोडिटी के प्राइस पर। मतलब यहां प्राइस फिक्स है, कंज्यूमर के इनकम फिक्स है, तब जाकर के ये सारे बंडल हमें परचेज करने का ऑर्डर मिला है कि हाँ ऐसा भी खरीद सकते हो, 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 ऐसा भी खरीद सकते हो। ये हमारी औकात बताता है। बजट लाइन से बाहर कोई पॉइंट होगा तो हम उसको परचेज नहीं कर सकते, बजट लाइन के अंदर कोई पॉइंट होगा तो इसको हम परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर ये क्लैरिटी पहले ही मैंने दे दिया था पिछली क्लास में ही। तो बजट लाइन के बारे में जरा जिक्र करते हैं कि द कंज्यूमर्स बजट लाइन इज डिटरमाइन। कंज्यूमर बजट लाइन बनता कैसे है? कह रहा है डिटरमाइन बाय द कंज्यूमर्स इनकम एंड द गिवन प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। ठीक है जी, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं प्राइसेस ऑफ गुड्स। एंड विद द ऑब्टेन बजट लाइन, है ना, बजट लाइन द कंज्यूमर ट्राइज टू रिच हायर इंडिफरेंस कर्व। कह रहा है कि ये जो बजट लाइन बना है ना, अब इसके साथ में इंडिफरेंस कर्व बनेगा, और क्या ये वाली पॉइंट्स पर कहीं खरीदारी कर सकेगा? नहीं। मान लो इंडिफरेंस कर्व यहां कोई आ गया, तो यहां पर कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है, खरीदारी कर सकेगा? नहीं। खरीदने का मन कर रहा है तभी तो इंडिफरेंस कर्व पर आया है, लेकिन खरीद नहीं सकता क्योंकि बजट लाइन यहां पर है, यानी कि औकात यहां पर है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? क्योंकि बजट लाइन यहां पर है और तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व यहां पर बना हुआ है, तो यहां पर कोई भी पॉइंट्स रहेगा तो ये सब क्या है? बजट लाइन से बाहर बने हुए पॉइंट्स हैं, तो खरीदारी पॉसिबल नहीं है। समझ पाए ना? अगर बजट लाइन यहां पर आ गया, मान लो यहां, सॉरी इंडिफरेंस कर्व, तो यहां पॉइंट बने हुए हैं, क्या इसकी खरीदारी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। लेकिन कंज्यूमर का यहां पर बजट लाइन के अंदर खरीदारी करने पर क्या हो रहा था? कंज्यूमर का पैसा बच जा रहा था, पूरा पैसा खत्म नहीं हो रहा था। और कंज्यूमर बढ़िया जो होता है वो चाहता है कि सारा पैसा भले ही खत्म हो जाए, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिलना चाहिए, मैक्सिमम। समझ आ रहा है? तो इसलिए हमने ये सारे पॉइंट्स पिछले क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करा था, हमें पता था कि आगे यूज होगा। यहां पर देखिए, अब रही बात एजम्पशंस का, तो एजम्पशंस में कोई नया बदलाव नहीं है, सारे मान्यताएं वही है। यहां पर हम रीड भी नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे एजम्पशंस आप लोग पहले देख चुके हैं कि कंज्यूमर रैशनल है। कंज्यूमर यहां पर चाहता है कि दो गुड्स को कंज्यूम करें, यहां पर प्राइसेस दो कमोडिटी का बिल्कुल फिक्स है। और फिर हमने बात किया था
कि जो भी कंज्यूमर 2 गुड्स परचेज कर रहा है वो ऐसी वस्तु है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में ले सकता है अपनी मर्जी के हिसाब से, कि हमको लेने का मन कर रहा है 2.5 ले लो, 2.1 ले लो, मतलब तोड़ के भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला था हमने ये कि संख्यात्मक माप संभव नहीं है इसका, क्योंकि ऑर्डिनल यूटिलिटी जो हो क्रमवाचक माप पर आधारित है। बोला था ना क्रमवाचक, क्रमवाचक मतलब ज्यादा बढ़िया एक्स लग रहा है या वाई, पता चलेगा कि जिसकी क्वांटिटी आप ज्यादा परचेज करोगे वही आपको ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। ठीक है जी, तो ये था ऑर्डिनल यूटिलिटी। फिर हमने बोला था कि कंज्यूमर को इस बात की जानकारी होती है कि कौन सा प्रोडक्ट कहां पर अवेलेबल है और कितने प्राइस पर मिल रहा है, ये सब तो पहले से ही एक्सप्लेन था। और कंज्यूमर के पास कम मात्राओं की तुलना में वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा, क्योंकि वो ज्यादा उपयोगी समझ लेता है, ये भी पहले था एक्सप्लेन किया हुआ। ये सब सारे पॉइंटर्स बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है जी, लेकिन अब कंडीशन की बातें आएगी। कंडीशन 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 हमारा बिल्कुल यहां पर नया सा है। एजम्पशन सारा सेम टू सेम है जो आपको 2 क्लास पहले ही पढ़ाया था, जो कि उदासीनता वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व में डिटेल पढ़ाया था ना, वही सारी मान्यताएं सेम टू सेम, सेम टू सेम। ठीक है जी, तो यहां पर अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकर्स एट द पॉइंट एट विच, कह रहा है कि उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा कंज्यूमर जहां ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि जो एमआरएस है, जो बजट एमआरएस है मतलब आईसी कर्व का ढाल है। इंडिफरेंस कर्व का ढाल कौन बताता है? एमआरएस। और बजट लाइन का ढाल कौन बताता है? प्राइस रेशियो। बोला था ना, तो जब दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा, वही लिखा है कि जब बजट रेखा स्पर्श करता है उदासीनता वक्र को, अर्थात 2 वस्तुओं के बीच की सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी कि एमआरएस उदासीनता वक्र का ढाल और बजट रेखा का ढाल जब दोनों बराबर हो जाए तो वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम होगा। मतलब स्लोप दोनों का बराबर होना चाहिए, इंडिफरेंस कर्व का एंड किसका? बजट लाइन का। समझ गए क्या? मतलब एमआरएस और ये प्राइस रेशियो दोनों इक्वल होने चाहिए। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि इंडिफरेंस कर्व हमारा कैसा होना चाहिए? कन्वेक्स होना चाहिए, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व कनकेव भी बनता है, स्ट्रेट लाइन भी बनता है, लेकिन यहां पर इक्विलिब्रियम के लिए सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स वाला ही कंडीशन लेना है। समझ आ गया क्या? बता दो जी, बता दो। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो भाईजान, देखो ये लिखा है, जल्दी जल्दी बताओ ये तुम्हें। अभी बहुत कहानी आगे, देखो ना। अब आते हैं डायग्राम के ऊपर में, बस खत्म हो गया, ये डायग्राम के साथ ही समाप्त हो जाएगा। थ्योरी आपको यहां पर मैंने दे भी दिया है, थ्योरी नोट कर लेना, सारा तो डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है जी, आइए सबसे पहले आप क्या बनाओगे? वाई गुड्स बनाओगे वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स गुड्स कहां बनाओगे? पैकेट में नहीं, एक्स गुड्स बनाओगे एक्स एक्सिस पर। अब जो है यहां पर ध्यान से देखिए जरा, बजट लाइन यहां पर एक बार हमने ड्रॉ कर लिया, मान लो ऐसे। ठीक है जी, ये रहा बजट लाइन, और बजट लाइन के यहां पर हमने अलग अलग पॉइंट्स ले लेना है। जैसे मान लो ये आईसी, ठीक है जी, ये दूसरा वाला आईसी, इसको टच करवाते हुए बनाना। एक जो है क्या बनाना? बजट लाइन को क्रॉस करते हुए, ठीक है। दूसरा जो बनाओगे बजट लाइन को टच करते हुए बनाओगे, इस प्रकार का। समझ रहे हो ना? ताकि हमें 3 अलग अलग कंडीशन मिल जाए। जो मैंने बजट लाइन के ऊपर कंडीशन बताए थे ना तीनों, वो वाला कंडीशन मिलने चाहिए। मैं अलग कलर कर दूं क्या? इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे। और तीसरा जो हमने इंडिफरेंस कर्व यहां पर बाहर रख देना है, मतलब ये बजट लाइन से काफी बाहर, मतलब औकात से बाहर। ठीक है जी। अब यहां पर भी कोई पॉइंट हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। क्या इन बंडलों को हम खरीद सकते हैं क्या? जल्दी जल्दी चैट में लिख दो, क्या खरीद नहीं सकते हैं? क्योंकि बजट लाइन यानी कि हमारा औकात जो है वो यहां पर है, हमारी औकात यहां पर है। बात समझ रहे हो ना? मतलब बजट लाइन हमारा यहां पर है, ये वाला, और ये बजट लाइन के काफी बाहर ये सब बंडल्स बने हुए हैं, तो हमारी औकात से बाहर। समझ गए ना? समझ गए ना? हाँ जी, बढ़िया बढ़िया जवाब आया, मजा आ गया। अब देखो, अगर हम बात करते हैं यहां पर कोई बंडल है, यहां कोई बंडल है, यहां पर कोई बंडल है, यहां पर कोई बंडल है, यहां पर कोई बंडल है,
तो IC2 के जितने भी बंडल्स हैं वो आपस में सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो चाहे तो तुम ये वाला परचेज कर लो चाहे ये वाला परचेज कर लो। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ये वाला बंडल परचेज कर सकते हैं क्या ये वाला बंडल परचेज कर सकते हैं क्या? जल्दी लिखो ना चैट में भर भर के। पर है ये बंडल बाहर है, ये वाला परचेज कर सकते हैं क्या? हाँ जी सर, हाँ परचेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी औकात पर है मतलब हमारे पास जितना इच्छा कर रहा है और जितना हमारे पास पैसा है वो यहां पर मैच कर रहा है। देखो औकात भी यही है और हमारी इच्छा भी यही है, तो औकात और इच्छा के अनुसार काम हो जाए तब यहीं पर डिमांड आप कर पाओगे, एक्स का भी वाई का भी। इस पर आएंगे फिर वापस। यहां पर ये वाला परचेज कर सकते हो क्या? नहीं, ये भी बजट लाइन से बाहर है। ये इसको परचेज कर सकते हो क्या? ये भी बजट लाइन से बाहर है। अब बताना है यहां पर कोई बंडल रहेगा, परचेज कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि औकात से बाहर। यहां पर कोई पॉइंट रहेगा, परचेज कर सकते हो क्या? हाँ परचेज कर सकते हैं। लेकिन खरीदोगे क्या? नहीं सर। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि वो IC1 पर बना हुआ है जो कि नीचे है। IC1 नीचे है IC2 की तुलना में, तो IC नीचे रहेगा तो कम सेटिस्फेक्शन दिखाता है ना, तो इसलिए इस बंडल को खरीद तो सकते हैं लेकिन वो सेटिस्फेक्शन पता है इन बंडलों की तुलना में ये वाला सेटिस्फेक्शन कम दिखाएगा क्योंकि वो नीचे वाले उदासीनता वक्र पर बना हुआ है। ये वाला बंडल परचेज तो कर सकते हैं क्योंकि बजट रेखा से अंदर पॉइंट है, हमारे औकात में है, वो खरीद सकते हैं। लेकिन खरीदेंगे क्या? नहीं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं मिला, पैसा अभी भी पैकेट में बचा हुआ, खरीदने का मन करेगा तो इसको खरीदने से पैसा बच जाएगा पैकेट में, और कंज्यूमर चाहता है भले ही सारा पैसा खत्म हो जाए, मजा मिलना चाहिए। इसको खरीद तो सकता है लेकिन ये सेटिस्फेक्शन कम दिखा रहा है क्योंकि ये नीचे वाले उदासीनता वक्र पर बना हुआ है। इसको यहां पर खरीद ही नहीं सकता क्योंकि औकात से बाहर है। तो वो सबसे अच्छा जो कहां पर अपने आप को महसूस करेगा बताइए जरा? तो ये वाला पॉइंट सबसे अच्छा होगा उस कंज्यूमर के लिए, क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रियम में इसलिए होगा क्योंकि उसकी इच्छा भी कर रहा है और उसकी औकात भी है। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए कंज्यूमर हर हाल में, यहां पर हमने नाम दे दिया ई का मतलब है इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ रहे हो ना? ई का मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहां पर देखिएगा एक्स की क्वांटिटी इतना परचेज कर सकता है, आप लिख सकते हैं QX, और यहां पर वाई का क्वांटिटी आप लिख सकते हो QY। ठीक है जी। बाकी आप बजट लाइन का नाम दे सकते हैं, ए से लेकर के F तक बजट लाइन, जो भी नाम देने का मन करे दे देना। तो ये थी कंडीशन। इसका मतलब यहां पर दोनों का स्लोप बराबर हुआ, MRS उदासीनता वक्र का ढाल और फिर नेगेटिव प्राइस रेशियो जो बजट रेखा का ढाल था, ये दोनों बराबर हो गए। प्लस में इंडिफरेंस कर्व हमारा कन्वेक्स भी है। सो आई होप कि आप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। डायग्राम भी अच्छे से प्लॉट कर लोगे, डायग्राम में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। ये सारे पॉइंट का नाम देना जरूरी भी नहीं है। ठीक है जी। 3 अलग अलग इंडिफरेंस कर्व कैसे ड्रॉ करना है मैं अगली क्लास में फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वापस। और जितनी चीजें मैंने बताई सब थ्योरी में लिख दिया है, एक बार जल्दी से नोट कर लेना आप लोग। जब क्लास सबमिट हो जाएगा, नोट्स आपके पास पहुंच जाएगा, तो ये पूरे के पूरे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लेना सारे, चूंकि हमने पॉइंट्स यहां पर एक्सप्लेन करके अच्छे से दे दिया है। ठीक है जी। और अगली क्लास में आऊंगा तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आई है, भी आई है। तुम नहीं कहोगे फिर भी एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में। तो आज की क्लास में रखेंगे यहीं पर, और जो थ्योरी दिए हुए हैं वो नोट करना। ठीक है जी। मजा आ जाएगा इस क्लास के अंदर पूरा। आज की क्लास को यहीं पर हम लोग करते हैं समाप्त। और अगर कोई जो है डाउट रहते हैं आपको तो आप लोग जरूर पूछना प्लीज। रजनी कुशवाहा, तो ये थे रजनी कुशवाहा, तो ये थे टॉप 10 बच्चे जिन्होंने सभी के सभी सवाल का जवाब सही दिया था। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय।